अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। अ, आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के अंदर मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स, जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने शेयर करनी है। गो के वो बहुत आज के बुलेटिन में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपके साथ होगी जो कि क्रिप्टो से रेलिवेंट होगी। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में जाके जो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, अपनी ओपिनियन का इजहार करूंगा। क्यों करूंगा? एक तो बीइंग अ पाकिस्तानी हर बंदे को सियासी शऊर होना, मेरा मेरा मानना यह है कि वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, उसका आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, आपकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या क्या असरात हो सकते हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक है। तो आपने, अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स से ने आपकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी पे असरात छोड़ने हैं, तो आपको डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस लेनी चाहिए। तो उसमें मुझ नाचीज़ की भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मेरे से इत्तफाक करें, ज़रूरी नहीं है कि आप से मैं ज़्यादा अच्छी ओपिनियन रखता हूँ पॉलिटिकल, लेकिन वो लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो मार्केट की तरफ मैं देख रहा था तो मार्केट ऐसे कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट में पिछले 24 घंटे से तो कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है। ये प्राइवेसी कॉइन XMR, इसकी वैल्यू 10% पंप करती नजर आ रही है। $219 से $245 तक टोटल पंप हुई। लोएस्ट जो है वो 219 से 245 है। डोज कोइन के हवाले से एक न्यूज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शायद उसकी वजह से, डोज कोइन के फंडामेंटल चेंजेस होने की वजह से, उसकी न्यूज़ की वजह से डोज की प्राइस शायद ऊपर जाए। ये शायद की मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, आगे आपने जाकर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, शिप, डोज, शिप जो है इस वक्त मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज के लिस्ट हैं उनमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो अदर एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा। इस तरह केक केक की प्राइस भी आपको ऑलमोस्ट, ये देखें, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट ये सारी प्राइसेस जो है क्रिप्टो करेंसीज की, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी के अंदर नया वॉल्यूम आया ही नहीं। वही जो पुराना प्रॉफिट जिन जिन लोगों ने टेक आउट किया था, वही उतना ही वॉल्यूम जो है वो दोबारा आ रहा है। वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, बड़ा थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है। इथीरियम भी देखें तो इथीरियम ऑलमोस्ट पिछले 2-3 दिन से 3200 से 3300 की रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, और अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहीं पे ट्रेड हो रहा है। और नीचे मैं देखता हूँ जी, जो मेरे लूजिंग फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें क्या सीन है। और SLP भी ऑलमोस्ट आपको उसी प्राइस पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले थी। यानी कुछ बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं हो रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा क्रैश भी नहीं हो रही है मार्केट, और दोबारा मार्केट जो है वो मोमेंटम भी नहीं पकड़ रही है। अगर मैं BTC के चार्ट की तरफ नज़र डालूं तो BTC, ये देखें, पिछले 3 दिन से ये जो 50 की मूविंग एवरेज लाइन है, इसको एज अ सपोर्ट ले रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। और यहीं पे ये देखें, इसी खास रेंज के अंदर BTC जो है वो ट्रेड हो रहा है। अभी अगर मार्केट ने क्रैश करना है तो ओबियसली ये 50 की मूविंग एवरेज को वो ब्रेक करेगा BTC, तो BTC मजीद नीचे जाएगा। और साथ क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट को, जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। BTC नीचे तो आल्ट कॉइन्स नीचे, BTC ऊपर तो आल्ट कॉइन ऊपर। ये मोस्टली ऐसा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के, जब आल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो BTC में इन्वेस्टमेंट, उसकी प्राइस पंपिंग वगैरह जो है वो थोड़ी स्टैगनेंट हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, जबकि आल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छा खासा पंप करना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह सम टाइम ऐसे होता है कि BTC अच्छा खासा पंप कर रहा होता है और आल्ट कॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट नज़र ही नहीं आती। तो ये सारी सिचुएशन होती है। अच्छा जी, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो सैमसन माओ है, जिनका काम है जो नेशन स्टेट्स है उनमें बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार देना, उन्होंने मैक्सिको के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई कि वो मुल्क में जाके इस चीज़ पे काम करेंगे कि वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दें। अब वो वापस आए हैं, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को प्रेजेंटेशन दी है, और उसके बाद मैक्सिको इवेलुएट्स अडॉप्टिंग क्रिप्टो एज अ लीगल टेंडर। इस हवाले से उन्होंने सैमसंग माओ, जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, उसे प्रेजेंटेशन लिया कि किस तरीके से अगर मैक्सिको बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार देता है तो उससे उनकी मुल्की मामलात, उनकी मैशत, उनकी मुआशरत के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो BTC को
लीगल टेंडर करार देने से जो एक चीज़ सबसे एविडेंट नज़र आई है, जो सबसे खुल के सामने आई है, वो ये कि बीटीसी ने अनबैंक्ड पॉपुलेशन को बैंक्ड पॉपुलेशन कर दिया। एल सल्वाडोर की मिसाल देख लें, उसमें से हर 100 में से 70 बंदा ऐसा था जिसका बैंकिंग चैनल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और जैसे ही बीटीसी को लीगल टेंडर करार दिया गया, तो उनकी जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, वो अब कहा यह जा रहा है कि मोर देन 70% बैंक्ड पॉपुलेशन। तो बीटीसी को जब कोई भी कंट्री लीगल टेंडर करार देता है, तो उसका जो सबसे बड़ा मेजर टारगेट होता है कि जो उनकी अनबैंक्ड पॉपुलेशन होती है, जिसका बैंक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उसको वो इस तरह के पेमेंट नेटवर्क में लेके आ जाते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन जो है वो सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कैश डीलिंग में जो ट्रांजैक्शंस है, उसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैश डीलिंग में जो रफड़ है जो दो पार्टीज के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर ये ट्रांजैक्शन आप ब्लॉकचेन के ज़रिए या बैंकिंग चैनल के ज़रिए करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, उसको प्रोसेस करवाना, उसकी स्मूथली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना, ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर का पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। उसमें माशरे के अंदर माशरा डेवलप होता है उससे। तो अगर मैक्सिको भी इसी तरह करता है, तो ये अनबैंक्ड पॉपुलेशन, अच्छा, एक एक बड़ा स्लोगन पॉपुलर किया जाता है कि बीटीसी को लीगल करार देने से एक तो अनबैंक्ड पॉपुलेशन जो है वो बैंकिंग चैनल में आ जाती है, साथ साथ बैंक्स को वो अनबैंक करता है। यानी जाहिर बात है, जब बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया जाएगा, तो जो कंट्रीज हैं, उनके जो अफराद हैं, वो हर बंदा जो है अपने मोबाइल अकाउंट में, अपने मोबाइल में बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया जाता है, तो उसका वॉलेट इंस्टॉल करेगा, और जब कभी भी उसने पेमेंट्स करनी है, तो लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए उसको अकाउंट ओपन करने के लिए किसी थर्ड बैंक पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी बैंक की जरूरत नहीं है। तो अगर ये लीगल टेंडर करार देते हैं, तो मैक्सिको की वो वाली पॉपुलेशन जिनको बैंक तक रसाई नहीं है, वो वाली पॉपुलेशन जो है वो बैंक्ड हो जाएगी। और उसके बाद हुकूमत का अवाम के दरमियान और अवाम का अपने अपने एक दूसरे के दरमियान जो ट्रांजैक्शन के मामला है, वो सारे के सारे स्मूथली होंगे। तो इसी तरह मेरा ख्याल है हमारी पाकिस्तान के अंदर भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है। आपको हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अनबैंक्ड पॉपुलेशन नज़र आएगी। गो के ये जब से मोबाइल बैंकिंग का रुझान बढ़ा है, खसूसन ये जब कोविड आया, और कोविड के बाद जब हम सब लोग अपने घरों में बैठ गए, तो उस वक्त मोबाइल बैंकिंग ने अच्छा खासा अपना यूज़र बेस बढ़ाया। मोबाइल बैंकिंग में मैं बात कर रहा हूँ इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह की जो सर्विसेज होती है, उसकी वजह से भी हमारी बहुत सी अनबैंक पॉपुलेशन बैंक पॉपुलेशन की तरफ आई है। क्योंकि जो छोटे शहरों से लोग काम करने वाले हैं, जब वो बड़े शहरों में आते हैं, तो यहाँ से जब उन्होंने अपने शहरों में अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को पैसे कमा के मेहनत मजदूरी करके जब भेजने होते थे, तो वो उनके बैंक अकाउंट्स तो बेचारों के होते नहीं थे, जिनकी 5,000, 10,000, 20,000 तनख्वाह है। तो उनके लिए, उनको बैंक करने के लिए ये मोबाइल सर्विसेज इजी पैसा, जैज़ कैश, वो यहाँ से पैसे अपने फैमिली वालों को भेज सकते हैं। और इसी तरह जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो भी जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देता है, या पाकिस्तान कोई अपना सीबीडीसी लॉन्च करता है, तो उससे भी हमारी जो ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अनबैंक्ड है, और वो भी हम बैंकिंग चैनल से कर सकते हैं। और साथ हमारे जो टैक्स कलेक्शन के मसाइल हैं, हमारे जो एफबीआर में करप्शन के मामला हैं, हमारे जो दीगर इदारों में करप्शन के मामला हैं, वो सारे के सारे जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ हम चले जाएंगे, तो उससे वो सारे मामला जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ही मैं आपको डोज कोइन के हवाले से कह रहा था कि बड़ी बिग डेवलपमेंट है। इलन मस्क, आपको मैं पिछले बुलेटिन में अपडेट करता आ रहा था कि इलन मस्क ने पहले ट्विटर को ख़रीदा, उसके जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना, तकरीबन 9+ जो ट्विटर के स्टॉक्स हैं उसका बायर था। फिर उसके बाद ट्विटर की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने इलन मस्क को बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल किया। अब वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जिसका ट्विटर के मुस्तकबिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। इन्होंने अभी है कि एवरीवन हु वांट्स साइन अप फॉर ट्विटर ब्लू पेज $3 पर मंथ शुड गेट एन ऑथेंटिकेशन चेक मार्क। ट्विटर के ऊपर ये आपको इलन मस्क के साथ ब्लू साइन नजर आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये एक वेरीफाइड अकाउंट है जिसको इलन मस्क या उसके जो हैंडलर है वो इसको मैनेज करते हैं। जो स्कैमर्स हैं, जो इम्पर्सोनेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहरूपिया क्या करते हैं, पर्सनैलिटीज के लोगों उसके नाम सेम रख के और लोगों को स्कैम फ्रॉड करते हैं। तो उसको बचने के लिए ये वेरीफाइड एक लोगो लगाया गया। अब इसका डोज कोइन की प्राइस के साथ क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा मेरे साथ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। इसका हमारे जो इल्मे आलिम के साथ है उसके साथ भी ताल्लुक है। देखिए, मैं ट्विटर पे अपने इल्मे आलिम चैनल को पिछले, मेरा ख्याल है, कुछ 4-5 माह से ब्लू टिक वेरीफाइड जो मार्क है, ये वाला ब्लू मार्क, ये हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी हर कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। क्यों कर रहा था? क्योंकि बहुत से लोग टेलीग्राम के ऊपर मेरे स्कैम कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि मेरा टेलीग्राम, जैसे मेरा यूट्यूब एक वेरीफाइड अकाउंट है, इसी तरह टेलीग्राम भी मेरा वेरीफाइड अकाउंट हो जाए। तो उसके लिए मेरे 2 सोशल मीडिया वेरीफाइड होना ज़रूरी थे। यूट्यूब तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड था, लेकिन ट्विटर या फेसबुक, ये मैं कोशिश कर रहा था। अब अगर ये इस तरह मैं पेमेंट हर माह $2 या $3 पे करके अपना ब्लू चेक ले लेता हूँ, और अगर ये भी मेरा वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है मैं अपना टेलीग्राम भी वेरीफाई करूंगा, ताकि टेलीग्राम के ऊपर जो मेरे नाम पे, हमारे इल्मे आलिम के नाम के ऊपर जो स्कैम चैनल बने हुए हैं, वो सारे चैनल जो है आप लोगों उसको आसानी से वेरीफाई कर सके और स्कैम वगैरह से बच सके। अब इसका डोज कोइन के प्राइस के साथ क्या मैं लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पेमेंट्स होंगी, इनको, ये जो पेमेंट्स होंगी, जिस जिस बंदे ने ट्विटर को के अकाउंट को वेरीफाई करना है, उसके लिए उसने जो पेमेंट्स करनी है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2 तरीकों से पेमेंट मेथड्स को ऑन रखे। एक तो ये कि जिस बंदे ने अपने ट्विटर को वेरीफाई करवाना है, वो या तो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए वो पेमेंट करे, या वो डोज कोइन के जरिए पेमेंट करे। अगर ये दोनों एज अ पेमेंट मेथड यूज होते हैं, तो मुझे बिटकॉइन की प्राइस के पंप का तो नहीं पता कि उसकी प्राइस पंप होगी या नहीं, लेकिन डोज कोइन की प्राइस आपको लाजमी पंप होती नजर आएगी। क्योंकि ये इस तरह के शिट कॉइन्स होते हैं, जो मीम कॉइन्स होते हैं, उनकी उनकी पंपिंग और डंपिंग का ताल्लुक इसी तरह की सेलिब्रिटीज या इवेंट्स के साथ बराह रास्त लिंक होता है। अगर कोई न्यूज़ आए, पॉजिटिव न्यूज़ आए कि यार इस मीम कोइन के अंदर ये वाली डेवलपमेंट होने वाली है, ये वाला इवेंट होने वाला है, या ये फलां पर्सनैलिटी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट का इरादा रहती है, तो वो उसकी प्राइस जो है वो पंप होती है। इसी तरह डंपिंग भी, जब कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है, कोई इवेंट होता है इस तरह का जो कि उसको बैरिश करने वाला, तो वो जो है डंप भी हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा इलन मस्क कह रहा है कि जो एड्स ट्विटर वगैरह में यूज़ किया जाते हैं, टोटली हम एड्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें लाजमी जो वेरिफिकेशन का मेथड है उसको पेमेंट सर्विस की तरफ लेके जाना चाहिए। और उससे अगर ऐसा होता है और इलन मस्क जो है डोज कोइन को ट्विटर के साथ अगर अटैच कर देता है एज अ पेमेंट मेथड, और ट्विटर के ऊपर जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने जब कैंपेन चलानी हो और इस दौरान अगर वो डोज कोइन में पेमेंट्स करे, तो इससे भी डोज कोइन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जी, ट्वीट ये मैं देख रहा था, ओके एक्स पे जो P2P में यूएसडीटी की प्राइस है, वो प्राइस अच्छी खासी कम नज़र आ रही है अगर इसको कंपेयर करें बाइनांस के साथ। बाइनांस पे जो 100 तकरीबन 189.55 जो लोएस्ट प्राइस है यूएसडीटी की बाइनांस पे, वो आपको नज़र आ रही है। जबकि ओके एक्स पे आपको जो लोएस्ट प्राइस नज़र आ रही है वो तकरीबन 187 रुपए का है, यानी 2-2.5 रुपए का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, इस दौरान कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो लालच कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से सस्ता खरीदते हैं और यहाँ पे आके महंगा वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है कि यहाँ से आप अगर बाय करके उधर करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। और दूसरा, ये एक्सचेंज की सर्विसेज है, ये आपने जेहन में रखना कि अगर आप इस तरह एक्सचेंज करते हैं 2-2.5 रुपए के प्रॉफिट के सिलसिले में, तो आप एक्सचेंज का काम करेंगे, और ये एक्सचेंज का काम जो है पाकिस्तान में उसके इश्यूज है। आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में वार्न कर रहा हूँ कि आप में से जो बंदा भी इस तरह कर रहा है, बी वेरी केयरफुल। ये इलीगल एक्टिविटी है। एक्सचेंज की सर्विसेज के लिए बाकायदा हुकूमत से परमिशन लेना ज़रूरी है, लेके तो आप करें तो फिर कोई मसला नहीं है।
अदरवाइज अगर आप एक्सचेंज की इस तरह काम करेंगे तो आपके लिए लीगल मसाइल और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अब लास्ट में जी मैं आपको जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसे अपनी ओपिनियन का इजहार करूंगा, और आपकी मर्जी है, आप अगर वॉच करना चाहें तो मेरे साथ ही रहे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। खान साहब को कल फाइनली रिमूव कर दिया गया, और अब रिपोर्ट्स हैं कि शायद मंडे को दोबारा जो है हमारी कौमी असम्बली अपना कायदे ईवान जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे, और मेरा ख्याल है फॉर द फर्स्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब भी इस मनसब पे आएंगे। मैं इसको किस सेंस में लेकर देखिए, आपने किसी भी वज़ीर आज़म को देखना है तो दो चार पॉइंट पे उसकी परफॉर्मेंस को अगर आप जज करें तो आप कह सकते हैं कि यार ये एक अच्छा हुक्मरान रहा है या ये एक बुरा हुक्मरान रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कि मीडिया हमारा जो कल जब अ, अगर आप लोग भी वॉच कर रहे तो मैं भी रात तकरीबन 12 बजे तक बैठा रहा, और इतनी सनसनी खेज इन्वायरमेंट था टीवी के ऊपर। एक चीज मैं उस वक्त बैठा ऑब्जर्व कर रहा था कि इतनी लोगों के अंदर बेचैनी थी, इतने लोग तजब्जुब का शिकार थे, ये शिकार क्यों थे? इससे पहले भी इस तरह के मुल्की हालात ऐसे रहे हैं, इस तरह की टेंशनें रही हैं, इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, इस तरह की जो पॉलिटिक्स के अंदर जो इन हाउस जो मामलात हैं वो इतने या इससे भी ज्यादा कशीदा रहे हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन कभी पहले इतना ज्यादा जो अवामी सतह पे इतनी ज्यादा ये जो टेंशन है वो नहीं रही है। उसकी वजह ये हमारा मीडिया है। देखिए, हमारा जो मीडिया है वो नैरेटिव बिल्ड करता है। जो मीडिया कहता है अवाम उसी की चुगाली करते हैं। इसकी सादा मिसाल मैं आपको ये कहता हूं, आप खुद इसका तजर्बा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने माइंड को पहले न्यूट्रल करें कि आप किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ना आप एंटी पीटीआई किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं। अपने आप को जब आप न्यूट्रल कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, अब आपने मीडिया की पावर को जानना है। तो मुल्क में दो मीडिया के ग्रुप हैं, दो धड़े हैं। एक है पीटीआई सपोर्टर मीडिया, एक है एंटी पीटीआई सपोर्टर। आप एक काम करें, सिर्फ 5 दिन के लिए एआरवाई देखना शुरू कर दें, आपको ऐसे लगेगा कि इमरान खान से बड़ा कोई सियासतदान ही नहीं है। इस मुल्क ने इमरान खान जैसा लीडर जो है कोई भी नहीं। आप एंटी इमरान खान ब्लॉग जैसे कि जियो है, जैसे कि सबा है, जैसे 24 न्यूज़ है, आप इस तरह के जो एंटी इमरान न्यूज़ चैनल्स हैं उनको आप 2 दिन देखें तो आपको लगेगा कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, और शहबाज शरीफ और जो एंटी इमरान खान जमातें हैं वो जनाब पहले भी दूध की नहरें बहा रही थी जब खान आया था, और अब खान चला गया तो इसके बाद भी आपको दूध की नहरें जो है वो बहती हुई नजर आएंगी। बताना आपको ये चाह रहा हूं कि मीडिया जो है वो नैरेटिव बिल्ड करता है, आप लोगों की परसेप्शन कि कौन हुक्मरान अच्छा है, कौन हुक्मरान बुरा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया आपको बताता है उसी की हम लोग चुगाली करते हैं, उसी के ऊपर हम परसेप्शन बिल्ड करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे बड़ा खान को जो अपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ी इस मीडिया ने आके अवाम में ऐसे जो इंफॉर्मेशन फ्लोट की जिससे अवाम को लगा कि यार खान ने तो आके मुल्क को तबाह कर दिया। पहले इसी मीडिया ने खान को हीरो बनाया, फिर जब खान इक्तदार में आया उसने आके इस मीडिया की टाइटनिंग की। कैसे टाइटनिंग की? क्योंकि इससे पहले जो मीडिया हाउसेस थे पुराने हुक्मरानों के साथ मिलकर अय्याशियां कर रहे थे। पुराने हुक्मरान इनको बाहर के दौरे करवाते थे, पुराने हुक्मरान अगर कोई अखबार है तो उनको बाहर से पेपर मंगवा के देते थे, और जो एडवर्टाइजिंग के सरकारी कोटे होते थे उस कोटों से ज़्यादा उनको एड्स मिलते थे। मनपसंद चैनल्स को ज़्यादा ओबलाइज किया जाता था, उनके एंकर्स को, उनके रिपोर्टर्स को बैरूनी दौरे करवाए जाते थे। ये सारे काम जैसे खान आया, खान ने आगे कहा जी कि अगर आप लोग अपना मीडिया हाउस प्राइवेट सेक्टर से एडवर्टाइजमेंट से चला सकते हैं
तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो मेरे पास तो भाई सरकारी मुलाजमीन को पैसे देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आप लोगों को कैसे एडवर्टाइजमेंट दूं। हाँ, जो आपका कोटा है हम कोशिश करेंगे, अगर किसी हमारे इदारे की ज़रूरत हुई तो हम आपको ऐड देंगे। ये सारे सिलसिले थे। अब मीडिया का भी वो जो पीछे लफाफे वाला सिस्टम था वो रुक गया। रुका तो एकदम जनाब खान से बड़ा कोई जो है वो मुजरम ही नहीं है इस कौम का, और ये आपको नज़र आना शुरू हो गया। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप लोगों को क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, कोशिश करें अपने इलाके में उस बंदे को वोट दें जो टेक्नोलॉजी सेवी हो, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से शऊर रखता हो, जो आपको क्रिप्टो के हवाले से जो है प्रॉमिस करे कि वो कानून साज इदारों में जाके वो आपके लिए इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करेगा जिससे आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अगर मैं इस वीडियो के ज़रिए ऐलान करता हूँ कि अगर वकार का जो है अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करता है मेरे एरिया में जहाँ मैंने वोट कास्ट करना है, तो वो कोई भी बंदा खड़ा कर रहा हो मैं उसको वोट कास्ट करूँगा। इस वजह से नहीं क्योंकि मैं वकार ज़का को पसंद करता हूँ या वकार ज़का को नापसंद करता हूँ, इस वजह से क्योंकि उसका जो कॉज है क्रिप्टो वाला वो मेरा कॉज है। तो सियासी जमातें होती क्या हैं? सियासी जमातें असल में ऐसे अफराद का इकट्ठ होती हैं, ऐसे अफराद का ग्रुप होती हैं जो कि लाइक माइंडेड होते हैं। आप चूंकि हम लोग क्रिप्टो कम्युनिटी सब लाइक माइंडेड पर्सन है, तो आप अगर वकार ज़का या इस तरह की और सियासी जमात जो कि क्रिप्टो मार्केट को या इस टेक्नोलॉजी को, इस नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने, इसको मज़ीद इम्ब्रेस करने का ऐलान करती है, तो आपने उसको लाजमी वोट करना है। ठीक है, आप वोट करेंगे तो आप अपने जो मफादात हैं आपके उसका आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।